राष्ट्रमालक द इंडियन रॉबिन हुड भगवान टंट्याभिल की शहादत दिवस है और आज पूरे विश्व में हमारे भगवान को आदरांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भगवान टंट्याभिल के जो सिद्धांत थे, उनके संघर्ष से हम आदिवासियों को आज की तारीख में क्या राइट्स मिले। सबसे पहले सभी जानते हैं कि ये संघर्ष 1800 ईस्वी में जो बाकी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर टंट्याभिल ने एक विद्रोह चालू किया था अपनी जल जंगल जमीन अस्तित्व और अस्मिता के लिए। उसके कुछ उनके संघर्ष के बाद जो राइट्स बने वो थोड़े से मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो दो ऐसे काले कानून हमारे लोगों पे थे, एक तो हेरिडिटरी एक्ट, दूसरा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। दोनों में फर्क है, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे साथी है वो थोड़ा समझने की कोशिश करें। हेरिडिटरी एक्ट का मतलब होता है वंशानुगत लगने वाला कानून, और जो क्रिमिनल होता है क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जो ट्राइब्स यानी आदिवासी समाज, ये वंशानुगत ये गुनहगार लोग थे, ये कानून हमारे लोगों पे लागू था। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझते बहुत कुछ थे। इनके समझने से, इनके संघर्ष से ये चीजें समझ में आई इनको कि भाई हम आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के लिए, लेकिन हम इन कानूनों को नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचा के जाएंगे हम लोग। इन लोगों ने ये समझा। फिर बाद में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का तरीका बदला। एक तो पहले सतत हथियारबंद अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इनके नियमों और कायदे को समझते हुए लड़ाई लड़ना, ये हमारे लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कानून को नहीं समझते थे, फिर भी समझकर अपने लोगों के लिए आज की तारीख में व्यवस्था करने वाले हमारे महामानव भगवान टंट्याभिल ये लड़ाई चालू करना शुरू किया। फिर ये जो अंग्रेजों का शासन था विश्व के कई देशों में थे। जब क्रिमिनल ट्राइब्स और हेरिडिटरी एक्ट की जो लड़ाई चली, वो उसकी बात चली लंदन की जो कोर्ट थी उसमें, तो वहां पे पूरे विश्व के जो गुलाम देश थे, वहां पे जो गुलाम देशों के जो ट्राइब्स थे उन पे भी वो चीजें लागू थी और बात पूरे विश्व की आ गई। मतलब इस देश का, हमारी धरती का एक क्रांतिकारी पूरे विश्व के आदिवासियों को बचाने का काम करने लग गया। तो पूरे विश्व में ये चीजें प्रचलित होने लग गई कि इंडिया में एक ऐसा विद्रोही क्रांतिकारी टंट्याभिल है जो पूरे विश्व के आदिवासियों के बारे में सोचने लग गया। ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो पूरे विश्व में ये चीजें एक आंदोलन सा छेड़ गया कि भाई हमें भी इस काले कानून से छुटकारा चाहिए। ये पूरे विश्व का समर्थन टंट्याभिल को मिला और फिर बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने मतलब इस चीज पर विचार किया और इन कानूनों को बदलना चालू किया। फिर अपने लोगों को शिक्षा और नौकरी में जो राइट्स मिले, जो आज की तारीख में आप लोग शिक्षा और नौकरी ले रहे हैं और कुछ स्वतंत्रता का अधिकार पा रहे हैं, वो अपने मालिकों ने 1800 ईस्वी में आप लोगों को बना के दे दिया और चले गए। ये चीजें हुई। फिर दूसरी बात जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1872 वाला आया, कुछ चीजें अपने को नहीं मालूम है, छुपाया गया। लैंड एक्विजिशन जब 1872 आया, उसके बाद में पूरे भारत में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जिसको बोलते हैं अनुसूचित जिला अधिनियम, जो आज की तारीख में अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में इसको दर्शाया गया है कि वो आज की तारीख में भी अगर आदिवासी डिमांड करता है तो वो अनुसूचित जिला अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो जाएगा। फिर उसी के बाद में
जब लैंड एक्विजिशन 1898 की बात अपन बिरसा मुंडा की करते हैं, बिरसा मुंडा भी टंचा भील से संघर्ष, टंचा भील से अपना मार्गदर्शन और उनके विचारों से प्रभावित हुए और अपना आंदोलन चालू किया। उनका आंदोलन भी क्या था? जल जंगल जमीन और स्वायत्तता का ही आंदोलन था उनका। और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना, उनको जिंदा कैसे रखना, इनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था करने के लिए ही इन्होंने आंदोलन चलाया था। मात्र 24 सालों की उम्र में शहीद हो गए थे। फिर लैंड एक्विजिशन आने के बाद ये अपने को जमीन का राइट्स मिला। फिर इनके शहीद होने के बाद मैं थोड़े ये कानून इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमें आज की तारीख में कंपैरिजन करें तो हमारी क्या स्थिति बन गई है। फिर अंग्रेजों और जो बाहरी लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी लोग, इन लोगों ने मिलकर और षड्यंत्र चलाया और भारत शासन अधिनियम 1908 जिसको छोटा नागपुर टेरिटरी एक्ट बोलते हैं 1908, फिर उसी को 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया। फिर 1931 में उसको और भारत शासन अधिनियम भी बनाया। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम बना। फिर उसमें जो धारा थी 91-92 उसमें वर्जित और आंशिक क्षेत्र घोषित कर फिर आगे ये और सुरक्षित कर दिया। फिर उसी को संविधान में रखा जिसको 5वीं और 6ठी अनुसूची बोलते हैं। फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची को संशोधित करके पैसा एक्ट बनाया 1996 में। फिर मध्य प्रदेश सरकार इसको और कमजोर कर देती है, फिर कमजोर करके फिर बाद में कुछ अंश उसका दे देती है और आदिवासियों का नुकसान कर देती है। ये ऐसी स्थिति बन गई। इसका ये चीज अर्थ में बताने का ये कारण हुआ कि जब हमारे क्रांतिकारी हथियारबंद लड़ाई लड़े, कहीं शहादत हो गए और उनके संघर्ष से जो राइट्स मिले थे उस राइट्स का अभी उल्लंघन हुआ है, वो अपने को नहीं मिला, उनका भी अपमान हुआ है, हमारे अधिकारों का भी खत्म हुआ है। जो पैसा एक्ट अभी लाया है वो अपने लिए बहुत सीमित अवधा दे दिया गया है। ये 1996 से जो षड्यंत्र चला था आज की तारीख में ये सफल हुए। और दो चीजें अभी बात करी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, एक समान सिविल कोड, दूसरा पैसा एक्ट। भाई विश्व भारत में बराबर कानून लागू ही जाते हैं कि जो पैसा एक्ट किस काम का, क्योंकि पूरे भारत में सिविल कोड लागू हो रहा तो सभी कानून समान हो जाएंगे। पूरे भारत के नागरिक पे एक कानून लागू हो जाएगा तो आदिवासियों पे क्या वो कानून काम करेगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। इसलिए अपने को समझना पड़ेगा, हमें हर कानून की जानकारी होना चाहिए, समझना चाहिए और एनालिसिस करते जाना है कि भाई हमारे लिए क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। कि एक देश में सिविल कोड आ रहा है और दूसरा उसी बात में पैसा एक्ट की बात हो रही है, तो ये दो संभव नहीं है। कहीं न कहीं इस पे आप लोगों को विचार करना है। तो इस प्रकार से ये मेरा कहने का कारण था कि हमारे क्रांतिकारियों ने इतना संघर्ष करके इतने अधिकार दिला दिए, इतनी जमीन दिला दी, लेकिन उस जमीन पे पूंजीपतियों, व्यापारियों और धर्म पंडितों का कब्जा हो गया है। हमारे शहीदों का जो संघर्ष था उसको भुला दिया गया है। और कहीं न कहीं ये जो विचारधारा चल रही है इनके वापस आने की, जो पूरे भारत में बोले तो सरकार को भी इनका शहादत दिवस, इनकी जयंती मनाना पड़ गई। इस देश के शीर्ष नेतृत्व को आदिवासी इस देश का मालिक है बोलने पे मजबूर कर दिया। तो कहीं न कहीं इस समाज की जो शुरू से चला आ रहा संघर्ष उसका रिजल्ट है और अपन संघर्ष करते जाएंगे तो और हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं दो लाइन कहूंगा, और हमारी लड़ाई है, हमें निरंतर चलना है। कई ऐसे संगठन आएंगे, कई ऐसी पार्टियां आएंगी हमारे समाज को तोड़ने की बात करेगी, हमारे समाज में ही अलग अलग विचारधारा पैदा करने की बात करेंगी, लेकिन हमें सिर्फ हमारे शहीदों की, हमारे क्रांतिकारियों की विचारधारा और सिद्धांत और उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने क्या अधिकार दिए है उस पे ही चलेंगे, तब भी हम हमारे समाज की लड़ाई को सही दिशा और दिशा में ले जाने का अपन प्रयास करेंगे। और एक का एक माध्यम और भी है कि सतत इनके संघर्ष और इनके राइट्स को सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से अपन कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और दो लाइन कहना चाहूंगा जो टंचा भील की लाइन है। मुल्क पर राज तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज तुम्हारा है, इसका मतलब यह नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। दफन है पीढ़ियां हमारी जहां पर घर तुम्हारा है, जहां पर घर तुम्हारा है। जय जवाहर, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।